सभागार में उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, 2 जिला के पत्रकार बांका और भागलपुर जिला के पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं और हृदय से नमन भी करता हूं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित विद्वान शिक्षक साथी और अन्य विशिष्ट अतिथि तथा अभिभावक का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वह एक पुनीत उद्देश्य है। भारत सरकार ने 3 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की घोषणा की थी और कल इसके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उससे पूर्व शिक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश हुआ कि प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय कहलगांव अपने आसपास के प्राचार्य के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नई शिक्षा नीति के विजन, उसके मुख्य बिंदुओं और उपलब्धि पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, क्या विजन है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमने एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है और यह दोनों जिला में दिखाया जा रहा है। बांका में भी रखा हुआ है। मैंने वहां भी अपना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नई शिक्षा नीति के ऊपर भेजा है और अभी भी आपके सामने यह प्रदर्शित होगा। उसके एक स्लाइड के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर आपसे जुड़ूंगा। तो पहला स्लाइड जो विजन से संबंधित है, इंट्रोडक्शन है, वो बताता है कि 19 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और शिक्षा मंत्री जी महोदय ने इसकी घोषणा की थी। यह पूरे देश में लागू हुआ। एनईपी 2020 का विजन यह है कि यह विस्तृत, व्यापक और लचीला है और यह बहुविषयक और बहुआयामी। इन बिंदुओं को इसलिए रखा गया है जिससे कि 21वीं सदी के उद्देश्य या उसके जो डिमांड है उसको पूर्ण किया जा सके और पूर्ण करके भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए 3 शब्द उपयोग किए गए: वैश्विक ज्ञान महाशक्ति। यह विजन है, परिकल्पना है और भारतीय समाज को अंधविश्वासी नहीं, अंग्रेज के काल में या उसके पहले भारत के लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता था। तो इसमें इसकी शुरुआती लाइन में ही यह शब्द डाला गया है कि जागरूक होंगे, ज्ञानी होंगे और
महाशक्ति ज्ञान के रूप में बनकर उभरेंगे। यह इसका उद्देश्य है, दृष्टि है। दूसरी बात जो इसके विजन में कही गई है वह है कि हमारे विद्यार्थी के अंदर प्रतिभा छिपी हुई उसको बाहर लाना है, उसकी जो क्षमता है उसको बाहर लाना है। और वह क्षमता कोई जरूरी नहीं कि सबकी एक जैसी, अनोखा और अनूठा भी है, अनोखा और अनूठा ही है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अनोखा अनूठा है और इसलिए उसकी प्रतिभा भी अनोखी है, अनूठी है, लेकिन उसको बाहर लाने का कार्य यह शिक्षा नीति करेगी। तीसरा जो विजन है, दृष्टि है इस शिक्षा नीति का, वह है कि हम लोग रोड लर्निंग अपना कर सीखने से दूर होकर अपने बच्चों को तर्कपरक आलोचनात्मक बनाएं, वैसी सोच पैदा करें, वैसा शिक्षा हो और साथ ही सीखने या अध्ययन पर ज्यादा जोर हो, न कि सिर्फ पठन पढ़ने। और उसमें वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करें, जिसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। अगली सोच या अगली दृष्टि यह है कि हमारा एक शब्द यूज किया गया, आत्मनिर्भर भारत। 21वीं सदी में हर क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, इसके लिए यह शिक्षा नीति। कोई भी वस्तु हम आयात न करें, हर छोटे से छोटा वस्तु, पिन से लेकर के चिप से लेकर के सारा चीज हम लोग खुद बना दें। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है। फिर यह शिक्षा वैश्विक और स्थानीय, ग्लोबल एंड लोकल को इंटीग्रेट करने का परिकल्पना करता है। फिर इसका जो अंतिम विजन है, 6 विजन है, उसमें यह है कि उसके भारत के बच्चों में भारतीयता के भाव गहरे बैठे हो, डीप रूटेड प्राइड टू बी इंडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब जगह देखेंगे आज की बड़े बड़े पोस्ट पर झंडा लटकाया गया है, राष्ट्रीय झंडा। तो उनके अंदर यह भाव विद्यार्थी होने के साथ साथ तो यह शिक्षा नीति इसके लिए भी प्रयास करता है कि उनके अंदर डीप रूटेड प्राइड टू बी इंडियन होना चाहिए और उनमें 3 और बातों का समावेश होना चाहिए, न केवल ज्ञान बल्कि कौशल, स्किल भी उसके अंदर होना चाहिए। विद्यार्थी विद्यालय से निकलते निकलते कम से कम एक स्किल में पारंगत, जिससे उसको बेरोजगार नहीं रहना पड़े, वो काम ढूंढ ले या एंटरप्रेन्योर बन जाए, अपना कोई काम धंधा लगाए। और ज्ञान और कौशल के अलावा उसमें मूल्यों का समावेश है। तभी वे सच्चे मायने में सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, वैश्विक नागरिक बन सके। सच्चे मायने में ग्लोबल सिटीजन की परिकल्पना की गई। तो इन 6 दृष्टि और विजन को लेकर के नई शिक्षा नीति 2020 बनाया गया है। अब उस विजन को हम साकार करने में कितना मदद कर सकते हैं, हमारे मीडिया कर्मी इसको कितना प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं कि हमारा समाज अविश्वासी ना हो, हमारा समाज जागृत हो, हमारा समाज ज्ञानी हो, हमारा समाज स्किल डेवलप्ड हो, हमारा समाज मूल्य नागरिक पैदा करे। इसके लिए हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्वान शिक्षक भी सहभागी हैं, हमारे पेरेंट्स भी सहभागी हैं और बच्चे को हमारी कटनी लगा करके देख ही रहे हैं। और विश्वासी ना होने के साथ रट रट कर केवल तोता की तरह ज्ञान न सीखें। हमें क्या संवर्धित करना है, क्या परिपोषित करना है, आलोचनात्मक तर्कपरक शिक्षा सोच,
शेयर करना चाहता हूँ। स्लाइड के अंदर वही सब चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। पहली बात इसके अंदर है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। सार्वभौमिकरण का मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अभी हमारे 20 मिलियन बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। इसका मतलब है शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हुआ। छोटे बच्चे को विद्यालय में होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन आ गया। पेरेंट्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, लेकिन फिर भी 20 मिलियन बच्चे क्यों बाहर विद्यालय से? भारत सरकार का नई शिक्षा नीति में लक्ष्य है कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो जाना है। मतलब वो 20 मिलियन बच्चे सब विद्यालय के अंदर होंगे और शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। आज 2023 है, 3 साल हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को की घोषणा हुई, और 7 साल के अंदर हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनता जनार्दन को जागरूक करना चाहते हैं, देश के नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपकी मदद चाहते हैं और शिक्षकों की मदद को चाहते ही। इसमें एक बात और जानने की है कि विद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य है 100% GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ें। उच्च शिक्षा में थोड़ा कम लक्ष्य रखा गया। पिछली जनगणना में 25% का GER था 2011 में, और इसको हमको 2035, इसको 5 साल ज्यादा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 20 मिलियन बच्चों के लिए 2030 तक का गया 100%, लेकिन 2035 तक 5 वर्ष ज्यादा हायर एजुकेशन में GER 50% का लक्ष्य रखा गया। हम यदि 50% भी प्राप्त कर लेते हैं, 25 से 50 डबल कर दिया, 2011 में 25 था, तो 2035 में हम लोग 50% GER हायर एजुकेशन में प्राप्त करेंगे, इसका लक्ष्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछली शिक्षा नीति में 10+2+3 स्कीम के अंदर थे, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में स्कीम चेंज हो गया। उसमें 3 साल कॉलेज का था, लास्ट 3 साल 10+2+3, मतलब 12 साल स्कूल और 3 साल कॉलेज। इसमें 15 साल स्कूल है। वैसे देखा जाए तो 5+3+3+4 में आपका भी 12 साल स्कूल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 3 साल प्री स्कूल है, तब आपका 15 हो जाता है। 5+3 8+3 11, 11+7 15, मतलब 12 साल आपका स्कूल एजुकेशन होगा और 3 साल प्री स्कूल एजुकेशन होगा, जिसका नया नाम बाल वाटिका रखा गया। अभी हमारे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 1 2 3 साल शुरू कर दिया गया है। इसका उम्र 6 से 8 साल के लिए है, तो 15 साल का एक तरह से माने तो प्री स्कूल प्लस स्कूल एजुकेशन हो गया 5+3+3+4 के अंतर्गत। बाल वाटिका की खासियत यह है कि उसमें बच्चों को मारिया मॉन्टेसरी मॉडल पर खेल खेल में कुछ सिखाना है, किताब का बोझ नहीं देना है। प्री स्कूल केंद्रीय विद्यालय में लागू, हमारे नवोदय विद्यालय के साथ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं नगरपारा के, रोशन लाल जी, आपके यहाँ भी लागू हो रहा होगा शायद, अभी तक नहीं हुआ है, आपका 6 से तो केंद्रीय विद्यालय लेकिन इसको लागू कर दिया है। उसके बाद अगली बात जो कर रही है नई शिक्षा नीति, वह निपुण भारत की बात करती है। निपुण
निपुण भारत का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें इसका इसमें है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पहले भारत में भी लिटरेसी की बात होती है, जो सिग्नेचर करना जान जाता था किसी भी तरह से उसको लिटरेट माना जाता है। लेकिन FLN के तहत, निपुण भारत के तहत लिटरेट वही माना जाएगा जो पढ़ने समझ कर पढ़ना, लेकिन समझ के साथ पढ़ना, तभी वो लिटरेट माना जाएगा। और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल उसको आए कि बाजार में जाए, सब्जी वाले के पास जाए और उसको किलो का भाव बोले तो 100 ग्राम का दाम में तुरंत कुछ जोड़ दे। मतलब उसको बेसिक अरिथमेटिक जोड़ घटा गुणा का 3 से 4 अंक का आ जाना चाहिए। ये हम लोग का टारगेट है बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का 3 क्लास का। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो उसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। आज डिग्रीधारी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स का की भरमार है, बेरोजगारों की फौज में खड़े हैं। हमारे विद्यालय में भी आते हैं, पेरेंट के रूप में आते हैं या किसी और के रूप में आते हैं। उनको हम एक पेज एप्लीकेशन लिखने देते हैं कि आप तो नहीं लिख पाते हैं ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, या लिखते हैं तो एक पेज में बहुत सारी गलतियां मिल जाती हैं। इसका मतलब FLN नहीं है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की कमी है, उसको भी प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये बच्चों में और एडल्ट एजुकेशन के लिए एक नया प्रोग्राम है उल्लास। उल्लास का मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब बड़े भी हो गए और नहीं सीख पाए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो उनको हम लोग जन सहभागिता, अभी हमने जून में एक कार्यक्रम किया था, हमारे नीरज जी बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी अच्छा उनको कवरेज भी दिया था। उसमें यही जन सहभागिता थी। मान लेते हैं कि कोई आपको रास्ते में मिल जाता है, बैंक में मिल जाता है और पढ़ा लिखा करता है अपने आप को, लेकिन एक पेज एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है, तो उसको सिखा दें, इससे कि हमारे भारतवर्ष में लिटरेसी सही माने में आ जाए। तो यह नई शिक्षा नीति का के बिंदु को मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद इसमें एक फंड बनाया गया है, इसका नाम है लिंग समावेशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड। इंग्लिश में उसे जेंडर इंक्लूजन फंड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, जो उपेक्षित है, चाहे वो लड़कियां हो, उसको भी एक तरह से वैसे उपेक्षित तो माना जाता है कि कोई भी संतान नहीं होती है, लेकिन फिर भी समाज जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें ऐसा देखा जाता है। तो उनको भी लाने के लिए शिक्षा उनको समान रूप से मिले, उसके लिए विशेष फंड इसी नई शिक्षा नीति के तहत, इनका नाम है लिंग समावेशन फंड या जेंडर इंक्लूजन फंड। उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनको वंचित क्षेत्र कहा जाता है, उनको विशेष क्षेत्र घोषित कर उसमें विशेष अभियान के तहत शिक्षा को चलाने की बात है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अभी बच्चों के लिए एक प्रोग्रेस कार्ड का निर्माण हो रहा है, NCERT कर रही है। फरवरी में उसका ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो 360 डिग्री 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, 360 डिग्री HP उसको शॉर्ट में कर रहे हैं। उसमें पूरा समग्रता से बच्चे का मूल्यांकन होगा और वह काम करने के लिए परख नाम की का एक संस्था है जो NCERT के अंदर काम कर रही है। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसमें सिर्फ असेसमेंट ही नहीं है, रिव्यू है। हम लोग पुनर्विचार कर सकते हैं, बीच में हुआ सब कुछ घुसा हुआ है। परफॉर्मेंस असेसमेंट बीच का बड़ा इंपॉर्टेंट रिव्यू,
हम एक बार ना ये मान के चले कि उसका प्रोग्रेस कार्ड खराब है, उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। फिर शिक्षा में लचीला विषय चुनाव, खास करके सीनियर क्लासेस में और हायर एजुकेशन में, हम लोग अभी स्कूल शिक्षा थोड़ा सा हायर एजुकेशन में निकाल जाते हैं। लचीला जैसे अभी साइंस ले रहे हैं प्लस टू में या कॉलेज में, आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, लेकिन लचीला विषय चुनाव की गुंजाइश नई शिक्षा नीति के अंदर है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, हायर एजुकेशन में एकाधिक प्रवेश और मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, इसमें एकाधिक प्रवेश और विकास कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप निकलेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको डिग्री जहां तक आपने पढ़ाई किया वहां तक आपको डिग्री मिल जाएगी, चाहे आप बीच में एग्जिट कर जाए। तो यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। विद्यार्थी चाइल्ड सेंट्रिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं, विद्यार्थी को कहां क्या बेनिफिट हो सकता है। ऐसा नहीं कि 3 साल का कोर्स है वो नहीं कर पाए, 1 साल नहीं किया तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, 1 साल उसका बर्बाद होगा। इसलिए मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान है। इसलिए नई शिक्षा नीति अपने आप में अनूठा है और लचीला है, न सिर्फ विषय चुनने के लिए बल्कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री के लिए। और इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मतलब नंबर को क्रेडिट्स के रूप में भी आप दे सकते हैं। यह कुछ पाश्चात्य देशों से आया है, आपको इतना क्रेडिट मिलेगा, इतना क्रेडिट मिलेगा, तो आपका बैंक हो और वो क्रेडिट आपके अकाउंट में आएगा। यह भी नई शिक्षा नीति 2020 का एक विशेष चीज है। फिर उच्च शिक्षा में एक राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थापित किया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर तकनीकी को अधिकाधिक रूप से और सक्रिय रूप से शिक्षा में समावेशन की बात की गई है, क्योंकि तकनीकी को यदि हम लोग छोड़ देंगे, ओल्ड मेथड चॉक एंड टॉक मेथड से चलेंगे तो शायद हम लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए तकनीक पर भी जोर दिया गया है, स्किल के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर और डिजिटलाइजेशन के ऊपर। उसके बाद बहुभाषा ज्ञान पर जोर दिया गया है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग को भी 13 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति में। और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है, भारतीय ज्ञान संपदा है, चाहे आयुर्वेदिक हो या और भी कोई यूनानी हो, सिद्ध हो, उसको भी सामान्य शिक्षा, सामान्य तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का सार्थक प्रयास है नई शिक्षा नीति 2020 में। तो मैं यहाँ पर अपने बांका के पत्रकार बंधुओं और भागलपुर जिला के पत्रकार बंधुओं को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने विजन और उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो 3 साल के अचीवमेंट की बात करेंगे। 3 साल में हम लोग नई शिक्षा नीति में कितना कर पाए और आगे क्या करना है, तो मुख्य उपलब्धि पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहली उपलब्धि है पीएम श्री विद्यालय। केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग एस्पायरेशंस पीएम श्री पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में फिलहाल यह स्थापित करने जा रही है। 5 वर्षों में 2027 तक सारे पीएमसी विद्यालय खुल जाएंगे। फिलहाल फर्स्ट फेज में 6448 विद्यालय 20 जिलों में खोले जाने का प्रावधान है। निपुण भारत के अंदर
विद्या प्रवेश कक्षा 1 के लिए 12 सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसको हम लोगों ने इस बार जोर शोर से लागू किया और अभी भी चल रहा है। पहले रेडिनेस स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम 4 वीक का चलता था, अभी ये 12 सप्ताह का चल रहा है। ये नई शिक्षा नीति की देन है। इसमें ज्यादातर खेल में पढ़ाई पर ही बात होगी। फॉर फाउंडेशनल स्टेज 5+3+3+4 में जो पहला 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा 3 जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, अगला 3 जो है मिडिल स्टेज है, और वो अगला जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए फरवरी में एनसीआर पैकेज लागू किया गया। इसके अंदर हम जो है प्रथम 5 साल के लिए क्या करिकुलम होगा और कैसा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, उस पर कार्य करने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। और इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर हम लोग पीएम ई विद्या में डिजिटल लर्निंग के लिए दीक्षा पोर्टल पर टीचर्स को एजुकेट किया जाता है, जिससे कि वे 21st सेंचुरी के बच्चों को तैयार कर सकें, जैसा कि अभी हमारा विजन बता रहा था। और नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु में बात की जा रही है। और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए भी ये पीएम ई विद्या के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है, मल्टीपल मोड दिया गया है सीखने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही सीखना है। और पहले जो एडल्ट एजुकेशन हुआ करता था उसका नया नाम उल्लास रखा गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेसी फॉर लाइफ ऑफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसको शॉर्ट में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहा गया। कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से समन्वय किया गया है, और इवन स्कूल में सीबीएसई विद्यालय कम से कम एक स्किल सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा और भी हैं जो बेसिक है, जो पहले से चला आ रहा है, जैसे कारपेंटरी, यानी डिजिटल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत पसंद किया जाता है। सतत मूल्यांकन कौशल में वैश्विक स्तर की क्षमता को प्राप्त करने का भी प्रयास है, इसको हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि वे बाहर निकलकर नए अच्छे एंटरप्रेन्योर उद्यम बने, उद्यमिता को प्राप्त करें, दूसरे को रोजगार दें, बल्कि यदि वे रोजगार खोजें तो उन्हें विश्व के किसी भी कोने में रोजगार प्राप्त, उस स्तर का कौशल या स्किल को डेवलप कराने का बात की गई। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन की बात की गई है। हम लोग ये ज्यादा हायर एजुकेशन में होता है, लेकिन अब हम लोग स्कूल में भी इंडस्ट्री में विजिट करा सकते हैं और इंटर्नशिप करा सकते हैं, और हमारे बच्चे विजिट भी करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट में यहाँ इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, फैक्ट्री हो रहा है, वहां पर देखते हैं कैसे वे काम कर रहे हैं। कौशल विद्यालय में सीखने के अलावा बिल्कुल साक्षात जहाँ कार्यस्थल है वहां पर जाकर देख रहे हैं
करते हैं या कोई कारीगर पैसे काम करता है, और हम या तो बेरोजगारी की अवस्था में रोजगारी को सीख कर कुछ कमा सकते हैं या वह कारखाना खोलकर हम रोजगार ले सकते हैं।